बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। आज फिर शाम को थक हार कर वो घर वापस आ रहा था। मायूसी ने उसके पूरे वजूद को घेर रखा था। हर रोज सुबह एक नई उम्मीद के साथ वो नौकरी ढूंढने निकलता था, पर वापसी पर सिवाय मायूसी के और कुछ भी नहीं होता था। वो जहां भी नौकरी के लिए जाता वहां अफसरान को उसकी डिग्री से ज्यादा रिश्वत या सिफारिश चाहिए थी। वो कोई अमीर बाप का बेटा तो था नहीं जो रिश्वत के नाम पर बड़ी बड़ी रकमें देकर अफसरान को खुश कर सकता, न उसकी रसाई किसी ऐसे इंसान से थी जिसकी सिफारिश उसकी डिग्री से आला थी और उसकी वजह से उसे नौकरी मिल जाती। उसका बाप एक गरीब मजदूर था। ये वही या उसका बाप जानता था कि उसने कैसे अपना पेट काट काट कर उसे पाला पोसा था और पढ़ाया था ताकि वो इस काबिल बन सके कि अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बने, अपनी बहनों की शादी कर सके। वो 3 बहनों का इकलौता भाई था। जब उसने MBA डिग्री फर्स्ट वीएन में हासिल की तो उसकी आंखों में जुगनू जगमगाने लगे। उसे अपना मुस्तकबिल सुहाना नजर आने लगा, लेकिन बहुत जल्द उसे एहसास हुआ कि यहाँ डिग्री से ज्यादा रिश्वत की जरूरत है। इससे कम पढ़े लिखे लोग आला अफसरान की पोस्ट पर बैठे थे, लेकिन इस जैसे अभी डिग्री होल्डर रिश्वत और सवारिश न होने की वजह से मजबूर थे। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने शिकस्ता अंदाज में दस्तक दी। आगे तुम अरमान बेटा। उसकी माँ ने इस आस पर दरवाजा खोला कि शायद आज उनकी किस्मत का सितारा चमक गया हो और उसके बेटे को नौकरी मिल गई हो। बेटे के चेहरे पर नजर पड़ते ही वो समझ गई हमेशा की तरह आज भी वो खाली हाथ वापिस आया है। तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, अरमान की माँ ने कहा और किचन की तरफ चली गई। आज फिर सफेद हवेली में खौफ का समा था। पूरी हवेली के दरो दीवार खौफ से लर्जा थे। यूं लगता था कि जैसे जलजला आ गया हो। आज अमावस की रात थी और ये अमावस की रात को चौधरी दिलावर की बेटी रचना की हालत बहुत ही खराब हो जाती थी। उसे सख्त किस्म का दौरा पड़ता था और उसकी दिलदोज चीखें पूरी हवेली में गांव को हिला के रख देती थी। रचना का खूबसूरत चेहरा स्याह पड़ जाता और आंखें बाहर को उबल आती। आवाज इस कदर खौफनाक हो जाती कि यूं लगता कि जैसे समाज को मुतासिर कर देगी। उस हालत में रचना को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता और अमावस की रात से पहले ही उसे रस्सियों से जकड़ दिया जाता। चौधरी दिलावर और अपनी बेटी की ये हालत देखकर रो पड़ता। रचना उसकी इकलौती बेटी थी, लेकिन अपनी बेटी को तड़पते देखने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता था। चौधरी साहिब अब कुछ करें, देखे रचना की हालत आज फिर कितनी खराब हो गई है। रचना की वालदा ने रोते हुए कहा, बेटी इतनी खराब हालत इससे नहीं देखी जाती थी। शायद तड़प रही थी कि जैसे उसके वजूद पर कोई छुरियां चला रहा हो। रचना के हलक से अजीब गैर इंसानी आवाज निकल रही थी। उसे देखकर कोई ये नहीं सोच सकता था कि ये तड़पती हुई लड़की ऐसे ठीक भी हो जाएगी। आज से तकरीबन 3 साल पहले रचना भी एक आम लड़की की तरह जिंदगी बसर कर रही थी और अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन उस एक रात के बाद उसकी जिंदगी तबाह होकर रह गई। जब रचना की हालत ठीक होती तो वो सोचती कि काश उस रात वो घर में नदी के पास ना जाती तो ऐसा कभी ना होता। अरमान, यार क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों है? उसे परेशान देखकर वलीद ने पूछा। यार मैं परेशान क्यों ना हूं, आज 3 माह हो गए हैं नौकरी ढूंढते हुए, लेकिन अभी तक नहीं मिली। घर में 3 जवान बहनें हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही। हर रिश्ते के लिए आने वाले इस आस पर आते हैं कि जहेज कितना मिलेगा, मगर हमारे घर की दरो दीवार से टपकती हुई गुर्बत देखकर वापिस चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें मेरी बहनों से नहीं जहेज से मतलब है। जो उन्हें मिलता दिखाई नहीं देता तो दरवाजे से वापस पलट जाते हैं। अपनी बहनों की आंखों में छुपे दर्द को मैं नहीं देख सकता। अच्छे रिश्तों की आस में उनके बालों में सफेदी उतर आई है और तू कहता है मैं परेशान क्यों हूं? अरमान तो जैसे फट पड़ा। यार सब ठीक हो जाएगा, वलीद ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। कैसे ठीक होगा यार, कुछ भी ठीक नहीं होगा, अरमान ने धुक से कहा। अच्छा यार ये बात है, लेकिन अगर तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाए तो, वलीद ने कहा। तो अरमान हैरान होकर उसे देखने लगा। अगर कहो तो बता दूं? यार बता ना। वलीद क्या बात है, अरमान ने पूछा।
यार एक बहुत जबरदस्त बाबा है, उसके पास ऐसा इल्म है कि वो तेरे हालात ठीक कर देगा। वलीद ने कहा तो अरमान हंस पड़ा। अगर उन्हें हालात ठीक करने होते तो पहले से ना करते। अरमान ने तंजन कहा, मुझे पता था कि तुम नहीं मानोगे, तभी तो तुम्हें बता नहीं रहा था। उसने कई लोगों की मदद की है, मेरे मामू की भी यार, वो बहुत जबरदस्त है। ओके यार, लेकिन अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, मुझे पहले ही देर हो गई है। अरमान वलीद से हाथ मिला के घर चल पड़ा, लेकिन उसके माइंड में वलीद की बातें घूम रही थी। क्या वो बाबा मेरे हालात ठीक कर देगा? उस रात बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम बहुत खूबसूरत था। ऐसे में रचना को नींद नहीं आ रही थी। वो बाग में आई। बाग में एक तरफ नदी थी, वो नदी में पांव डालकर बैठ गई। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, रचना। किसी ने उसे पुकारा। कौन है? रचना ने इधर उधर देखा पर उसे कोई भी दिखाई ना दिया। शायद मेरा वहम होगा, रचना ने सोचा। लेकिन उसे फिर से आवाज सुनाई दी, रचना, रचना। उसने पलटकर देखा तो सहर ज़दा रह गई। वो बहुत ही खूबसूरत था। उसकी आंखों में अजीब सा सहर था जिसने रचना को सहर ज़दा कर दिया था। कौन हो तुम? रचना ने उस अजनबी से पूछा। रचना, मैं तुम्हारा आशिक हूं, मैं साहिर हूं। रचना, आओ मेरे पास आओ। साहिर ने अपने बाजू रचना की तरफ बढ़ाए। उस साहिर ने रचना पर न जाने कैसा जादू कर दिया था कि वो उसकी तरफ बढ़ती चली गई, ये सोचे बगैर कि ये कदम उसे कितना नुकसान पहुंचाएंगे। अगली सुबह जब रचना को नाश्ते पर बुलाने के लिए गए तो रचना अपने कमरे में नहीं थी। पूरी हवेली में रचना को ढूंढा गया। सब परेशान थे कि वो कहाँ चली गई। हर तरफ रचना को ढूंढा गया। आखिर रचना नदी के किनारे बेहोश हालत में मिली। सब हैरान थे कि रचना नदी के पास क्या करने आई थी और वहां बेहोश कैसे हुई। रचना कई दिन बीमार रही, तड़पती रही, बहुत इलाज करवाया मगर वो ठीक ना हुई। बुखार था कि उतरने का नाम नहीं ले रहा था। दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। आखिर वो खुद ही ठीक हो गई, ऐसे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सबने रचना से पूछा कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन रचना को कुछ याद नहीं था। वो सब कुछ भूल चुकी थी। फिर अमावस की रात को रचना की तबीयत खराब होने लगी। उसका रंग स्याह पड़ गया, आंखें बाहर को उबलने लगी, मुंह से अजीब अजीब गैर इंसानी आवाजें निकल रही थी। यूं लगता था कि उसे कोई बहुत बड़ी तकलीफ दे रहा है। वो सर के बल जमीन पर चलने लगती। ये सब रचना के साथ क्या हो रहा था किसी की समझ में नहीं आ रहा था। उसे कई डॉक्टरों, पीरों, फकीरों को दिखाया गया, लेकिन रचना ठीक नहीं हुई। रचना जानती थी कि उसकी हालत का जिम्मेदार कौन है, पर वो किसी को ये बताना नहीं चाहती थी कि उसके साथ उस रात क्या हुआ था। चौधरी जी, मैं एक साधु को जानता हूँ जो काले इल्म का माहिर है। अगर रचना बीबी को उसके पास ले जाया जाए तो उम्मीद है कि रचना बीबी ठीक हो जाएंगी। चौधरी दिलावर के मुलाजिम अकरम ने कहा। कौन है वो? और अगर तू किसी ऐसे साधु को जानता है तो मुझे पहले क्यों ना बताया? चौधरी दिलावर गुस्से से अपने मुलाजिम को बोला। चौधरी जी, वो मैं बताना चाहता था मगर मुझे मौका न मिला। उस मुलाजिम ने डरते डरते कहा, ठीक है अकरम, अगर इस मसले का हल साधु के पास जाकर ही मिलेगा तो हम रचना बेटी को उसके पास लेकर जाएंगे। ये बात चौधरी दिलावर ने तो कह दी, लेकिन काश वो जान पाता कि तमाम मसाइल का हल सिर्फ एक ही जात के पास है और वो है सिर्फ खुदा की जात। अगले दिन वो रचना को साधु के पास लेकर गए। साधु ने रचना को देखा तो चौंक पड़ा। मुझे और इस छोरी को इस कमरे में अकेला छोड़ दें, साधु ने कहा। पहले तो चौधरी दिलावर थोड़ा सा हिचकिचाया, लेकिन फिर वो कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर के बाद जब चौधरी दिलावर कमरे में वापस आया तो रचना एक तरफ बेहोश पड़ी थी और साधु की आंखों में तो जैसे खून टपक रहा था। उसकी आंखें बहुत ज्यादा सुर्ख हो रही थी। क्या बात है अम्मी जान, आप इतनी ज्यादा परेशान क्यों हैं? अरमान ने माँ की परेशानी भांपते हुए कहा। उसकी माँ अपनी परेशानी अरमान से छुपाने की कोशिश करती पर अरमान फिर भी जान लेता था। वो बेटा, आज कुछ लोग आए थे हुमा को देखने, उन्हें हुमा तो पसंद आ गई, मगर मगर अम्मा, ये लोग हुमा के साथ वो सामान की एक लिस्ट भी दे गए। अम्मा, यही बात है ना? अरमान ने दुख से कहा और उठकर बाहर निकल गया। अपनी माँ की आंखों में आंसू वो नहीं देख सकता था। मैं करूं तो क्या करूं? अम्मा की परेशानी, अब्बा की बीमारी, बहनों के टूटते हाथ मैं नहीं देख सकता। मुझे कुछ करना होगा। उस शाम अरमान वलीद से मिलने के लिए उसके घर गया। वलीद यार, मुझे इस बाबे के पास ले चल जिसका तूने मुझे बताया था। तुम राजी हो गए? खैर कोई बात नहीं, देखना अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। चल मैं तुझे आज ही लेकर चलता हूँ, वलीद ने कहा। तो फिर देर कैसी, चलो, अरमान ने कहा। कुछ ही देर में वलीद ने एक मकान के आगे जाकर बाइक रोकी। यहाँ रहता है वो बाबा? अरमान ने पूछा। हाँ यार, वो सबसे तन्हा रहता है। बहुत वीरान इलाका था जहाँ उसका घर था। और हाँ यार, बाबे का नाम नारायण राज है, वलीद ने कहा। तो अरमान चौंक गया। तू मुझे एक हिंदू के पास लेकर आया है?
छोड़ यार हिंदू को, हमें तो अपना काम निकलवाना है। उसके पास बड़ी ताकतें हैं, देखना वो ऐसा अमल करेगा कि तुझे 2 दिनों में ही नौकरी मिल जाएगी, वलीद ने कहा और दोनों घर के अंदर दाखिल हो गए। ये क्या हुआ है नारायण बाबा, मेरी बेटी बेहोश क्यों हो गई है? चौधरी ने परेशान होकर पूछा। चौधरी, तेरी बेटी पर जिन का साया है, और वो भी कोई आम जिन नहीं, जिन्नों का शहंशाह जिन्नात का साया है। ये आप क्या कह रहे हैं साधु जी, ऐसे कैसे हो सकता है? ये सुनकर चौधरी साकित रह गया था। उसने तुम्हारी बेटी को अमावस की रात नदी के किनारे देखा था, तब से ये तुम्हारी बेटी पर आशिक हो गया है, साधु ने कहा, और ये हर अमावस की रात तुम्हारी बेटी के पास आता है। लेकिन जब वो देखता है कि इसके पास लोग हैं तो वो इसे अजियत देता है। अब क्या होगा? चौधरी ने परेशानी से कहा। मेरी बेटी कैसे ठीक होगी? शहंशाह जिन्नात बहुत ताकतवर है, उसे पीछा छुड़ाना कोई आसान काम नहीं। बस उसका एक ही हल है और वो है बहुत खतरनाक, साधु ने कहा। कोई बात नहीं साधु जी, जितना भी खतरनाक है हम अपनी बेटी के लिए सब कुछ करेंगे, चौधरी दिलावर ने यकीन से कहा। तुम अपनी बेटी को बहुत से पीरों फकीरों के पास लेकर गए होगे, उनमें से कई लोग इस मसले का हल जानते होंगे, लेकिन उन्होंने तुम्हें नहीं बताया होगा। पर मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हें अपनी बेटी की जान बचानी है तो तुम्हें किसी की जान लेना होगी, साधु ने कहा। तो चौधरी दिलावर एक पल के लिए साकित रह गया। तुझे किसी की जान लेनी होगी। चांद की पहली तारीख को एक खास वक्त में एक लड़की की पैदाइश हुई है। उस लड़के से अगर तुम्हारी बेटी की शादी कर दी जाए और तुम्हारी बेटी ठीक हो सकती है, क्योंकि उस लड़के में एक ऐसी ताकत है जिस पर कोई जादू, कोई ताकत असर नहीं करती। जब उस लड़के का मिलाप तुम्हारी बेटी से होगा तो वो ताकत तुम्हारी बेटी में चली आएगी, फिर शहंशाह जिन्नात तुम्हारी बेटी पर नजरअंदाज नहीं हो सकेगा। लेकिन शायद शहंशाह जिन्नात भी ये बात जानता था, तभी उसने तुम्हारी बेटी में जहर भर दिया है। अब जो भी उससे शादी करेगा वो मर जाएगा। चौधरी दिलावर ये सारी बातें सुनकर लरज उठा, लेकिन अगले ही लम्हे वो बोला, मैं राजी हूँ, पर बताएं तो उस लड़के की निशानी क्या है? उस लड़के की निशानी उसके दाएं पांव पर आधे चांद का निशान है। बस वही लड़का तुम्हारी बेटी को बचाएगा, साधु ने मुस्कुराते हुए कहा। वो तो काले जादू का माहिर था, अपनी ताकत से वो सबको जान गया, पर काश ये भी जान जाता कि बचाने और जिंदगी देने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की है। वलीद और अरमान उस मकान में दाखिल हुए तो उन्हें एक आदमी अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। आओ आओ साधु, तुम लोगों का ही इंतजार था मुझे, उस आदमी ने कहा। तो दोनों हैरान हो गए। साधु जी को कैसे पता चला कि हम आ रहे हैं? अरमान ने हैरान होकर कहा। साधु जी को सब पता है, उस आदमी ने कहा और उन्हें लेकर एक तरफ चल पड़ा। देखा, मैं ना कहता था कि बड़ा पहुंचा हुआ साधु है, वलीद ने कहा। तो अरमान मुस्कुरा दिया। वो दोनों उस वक्त साधु के सामने बैठे थे। मैं सब जानता हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही, घर में जवान बहनें हैं, बीमार बाप है। आप ये सब कैसे जानते हैं? अरमान हैरानगी से बोला। मुझे सब पता है, साधु ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारे इन तमाम मसाइल का हल है मेरे पास। बहनों की शादी, बाप का इलाज भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा और उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मेरी जान भी जा सकती है? अरमान ने परेशान होकर कहा। मुझे पूरी बात बताएं प्लीज। अच्छा सुनो, चौधरी दिलावर एक बहुत ही अमीर कमीर आदमी है। उसकी बेटी रचना, साधु ने सारी बात तफसील से बता दी, जिसे सुनकर अरमान और वलीद साकित रह गए। लेकिन इन बातों से अरमान का क्या ताल्लुक? वलीद ने हैरत से पूछा। कहीं आपकी कहने का मतलब ये तो नहीं कि अरमान ही वो लड़का है? हाँ, तुम सही समझे वालिक, अरमान ही वो लड़का है। जब ये मकान में दाखिल हुआ तो तभी मुझे पता चल गया था। देखो, इसके दाएं पांव पर आधे चांद का निशान भी है। अगर ये मान जाता है तो चौधरी दिलावर इसे इतने पैसे देगा कि ये अपनी बहनों की शादी भी कर देगा और बाप का इलाज भी करवा देगा। बोलो, क्या कहते हो तुम लोग? साधु ने पूछा। ठीक है साधु बाबा, मुझे आपकी हर बात मंजूर है, अरमान ने मानते हुए कहा। क्या अरमान, तुम पागल हो? क्या कह रहे हो? वलीद ने गुस्से से कहा। तो अरमान ने खामोश रहने का इशारा किया। ठीक है, फिर अभी जाओ, परसों आ जाना, तुम्हारी चौधरी दिलावर से मुलाकात हो जाएगी। वो दोनों उठकर मकान से बाहर आ गए। बाहर आकर वलीद से चुप नहीं रहा गया। अरमान, तुम क्या करने जा रहे हो? तो क्या करूं मैं? तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। मैं माजी से बात करूंगा, तुम्हारी जान को यूं जाया नहीं होने दूंगा, वलीद ने गुस्से और दुख से कहा। प्लीज वलीद, ये सिर्फ मेरी नहीं, उस लड़की की भी हालत है, पता नहीं वो जिन उसको कितनी अजियत देता होगा। और प्लीज मुझसे वादा करो कि तुम मेरी अम्मी को कुछ भी नहीं बताओगे, तुम्हें इस दोस्ती की कसम जो हमारे बीच में है, अरमान ने कहा। तो वलीद बेबसी से उसे देखता रह गया। साधु जी, आपने मुझे बुलाया था? चौधरी दिलावर ने साधु के पास हाजिर होकर कहा।
हाँ चौधरी, तुम्हारा काम हो गया है। वो लड़का मुझे मिल गया है जो अगर तुम्हारी बेटी से शादी करेगा तो तुम्हारी बेटी शहंशाह जिन्नात से छुटकारा पा सकती है। पर तुम्हें उस लड़के को रकम देना होगी। आप फिक्र ना करें साधु जी, मैं हर कीमत दूंगा अपनी बेटी को बचाने के लिए। साधु ने अरमान को भी बुलाया था, इसलिए थोड़ी देर में अरमान भी आ गया। चौधरी ने अरमान की तरफ देखा। वो एक अच्छा खासा खूबरू नौजवान लड़का था। एक पल के लिए उसे परेशानी हुई कि वो क्या करने लगा है, पर अगले पल अपनी बेटी की मोहब्बत गालिब आ गई। मैं चाहता हूं कि तुम शादी से पहले रचना से मिलो और तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो मैं दे दूंगा। आज चांद की 3 तारीख है, अगले माह चांद की पहली को तुम्हारी रचना से शादी हो जाएगी और बिल्कुल सादगी से होगी, किसी को कुछ पता नहीं होगा। ठीक है चौधरी जी, मुझे मंजूर है, फिर भी मुझे थोड़ा सा टाइम दे, ताकि इस दौरान मैं अपनी बहनों की शादी भी कर लूंगा, तभी मुझे सुकून की मौत आएगी। अरमान ने कहा तो चौधरी रंजीदा हो गया। वो लड़का अपनी बहनों की खातिर अपनी जान देने को तैयार था। बतूल, जाओ रचना बेटी को बुलाकर लाओ, चौधरी दिलावर ने अपनी मुलाजमा बतूल से कहा। अच्छा चौधरी जी, वो चली गई। देखो अरमान, हमने रचना को ये बता दिया है कि तुम्हारी इससे शादी हम करने लगे हैं, पर उसे मालूम नहीं कि इस शादी के बाद तुम्हारी मौत वाकई हो सकती है। तुम उसे ऐसा कुछ भी मत बताना। ठीक है चौधरी जी, जैसा आप कहेंगे ऐसा ही होगा। और अगर मेरी बहनों की शादी का मसला ना होता तो मैं कभी भी इस काम के लिए तैयार ना होता। अरमान की आंखों में आंसू आ गए। चौधरी दिलावर ने उसे गले से लगाया। आओ रचना बेटी, आओ। चौधरी दिलावर ने रचना को देकर कहा, इससे मिलो, ये अरमान है। ये वही लड़का है जिससे तुम्हारी शादी हम करवाने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, रचना ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अरमान उसे देखता ही रह गया। वो वाकई बहुत ही खूबसूरत थी। इस एक माह में अरमान ने अपनी बड़ी दोनों बहनों की शादी कर दी। अरमान की माँ हैरान थी कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। वो जब भी अरमान से पूछती तो वो कहता, माँ मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर कारोबार शुरू किया है, वो बाहर के मुल्क से पैसा लगाता है, इधर मैं कारोबार संभालता हूँ। वो माँ को असल बात बताकर मौत से पहले नहीं मारना चाहता था। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन अरमान और रचना की शादी थी। चांद की पहली तारीख थी। अरमान रचना के कमरे की तरफ बढ़ा जहां वो उसकी मुंतजिर थी। वो जानता था कि वो खूबसूरत दुल्हन उसकी मौत थी। उस मासूम को आज की रात अजियत से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अरमान ने मुस्कुराते हुए रचना का हाथ थामा। रचना, आज हमारी मिलन की रात है और आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दे सकेगा। अरमान ने कहा, आज के बाद हमारी मोहब्बत अमर हो जाएगी, लेकिन रचना को क्या पता कि आज हमारे मिलन की आखिरी रात और पहली रात है। अरमान तो ये सोच रहा था कि लेकिन ऊपर वाले ने कुछ और सोच रखा था। अगले दिन चौधरी दिलावर और उसकी बेटी जरीना बेगम रचना के कमरे में गए। जब वो कमरे में दाखिल हुए तो अंदर के मंजर ने उन्हें साकित कर दिया। जाओ नौरीन, अरमान को बुलाकर लाओ, कमरे से आकर नाश्ता करे। कल सारा दिन ये लड़का घर से बाहर रहा है, रात को आ गया होगा। वैसे भी अरमान रात को बाहर नहीं रहता। अरमान की माँ शाहिदा ने अपनी बेटी नौरीन से कहा। वो अरमान के कमरे में गई। अरमान कमरे में नहीं था। उसके बेड की तरफ एक लेटर पड़ा हुआ था। नौरीन ने वो लेटर उठाया और कमरे से बाहर आ गई। माँ, अरमान तो कमरे में नहीं है, लेकिन उसके कमरे में ये लेटर मिला है, तो पढ़ो इसे क्या लिखा है। माँ ने कहा। नौरीन पढ़ने लगी। प्यारी अम्मी जान, मैं जानता हूँ कि आपने और अब्बा ने कितनी मेहनत से, कितनी मोहब्बत से मुझे पाला और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं मुआशरे में सर उठाकर जी सकूं। आपकी तो ख्वाहिश थी, पर ऐसा ना हो सका और आपके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सका। आपको, अब्बू को, बहनों को मैं दुख में नहीं देख सकता। मैं क्या करता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे चौधरी दिलावर मिले और उन्होंने मुझे पैसे दिए। उनकी बेटी पर आसेब का साया था जो इस वक्त खत्म हो सकता था अगर मैं उससे शादी करता। उन्होंने मुझे पैसे दिए थे जिसकी वजह से मैं बहनों की शादी कर सका। बाकी पैसे मेरी अलमारी में रखे हैं, उससे नौरीन की शादी करना और बाबा का इलाज भी करवाना। माँ, मुझे रचना से शादी के बाद मरना होगा, वो ठीक हो जाएगी। हुमा, मुझे माफ कर देना। नौरीन, तुम भी अपने भाई को माफ करना, खूब दिल लगाकर पढ़ना और डॉक्टर बनना। माँ और बाबा का ख्याल रखना। खुदा हाफिज। हाथ नौरीन के हाथों से फिसल गया और फूट फूट कर रोने लगी। अरमान की माँ के मुंह से चीखें निकल रही थी। अरमान, तुम वापस आ जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है, पैसे की नहीं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो बहुत दूर जा चुका था जहां से कोई भी वापस नहीं आता। कमरे में बहुत खौफनाक मंजर था। कमरे में खून बिखरा हुआ था। वो खून के पेट से निकल रहा था। एक तरफ अरमान की लाश पड़ी थी और जरीना बेगम रचना को झंझोड़ते हुए बोली, ये तुमने क्या कर दिया रचना, क्यों ऐसा किया। तभी उसकी नजर उस खत पर पड़ी जो रचना के सर की तरफ पड़ा हुआ था। जरीना ने वो खत उठाया और पढ़ने लगी। बाबा जान और अब्बी जान, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं
और मुझे इस तकलीफ से बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं और किसी की जान भी ले सकते हैं। मेरे लिए हाँ बाबा जान, अरमान मरने से पहले मुझे सब कह दिया था। उसने वादा खिलाफी नहीं की। लेकिन बाबा गलती मेरी थी, मैं वहां नदी के किनारे गई थी और मैं अरमान से प्यार करने लगी हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी गलती की सजा इसे मिले, लेकिन वो मेरी खातिर अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया। मेरे लिए, अपनी बहनों के लिए वो पैसे लेकर भाग भी सकता था, पर उसने ऐसा कुछ ना किया। आपने ये नहीं सोचा कि अरमान के बाद उसकी बहनों का क्या होगा? बाबा, उसके लिए मैंने भी फैसला किया है कि अरमान के बाद मैं भी अपनी जान देने लगी हूँ, क्योंकि उसके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी। मुझे माफ करना बाबा जान। अब कोई शहंशाह जिन्नात हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। चौधरी दिलावर का दिल बंद हो गया। वो दिल पर हाथ रखकर जमीन पर बैठता चला गया। अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने क्या कुछ ना किया, पर वो होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। चाहे इंसान कितना भी कुछ क्यों ना प्लान बना ले, कमरे में सिर्फ जनीना बेगम की चीखें थी और सब कुछ खत्म हो चुका था।